नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जो नए टॉपिक्स आपके दिए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो या जूनियर असिस्टेंट की। आपने भी देखे होंगे कि जो उसमें नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जैसे डिजिटल फाइनेंसिंग टूल और फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी इन सब के बारे में जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस जो ये पूरी सीरीज़ चलेगी, इसमें लगभग हम लोग 500 इन्हीं टॉपिक्स के जो ये 3-4 टॉपिक्स आपके नए हैं, पाठ्यक्रम में ऐड हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। ये इसका भाग 1 है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसका बहुत जल्द हम डिटेल्ड वीडियो भी लाएँगे, जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है? तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो। कह रहा है कि यह डिजिटल फाइल से थ्री डायमेंशनल ठोस वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि कौन सी प्रक्रिया है जिसमें थ्री डायमेंशनल से ठोस वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी डिजिटल फाइल से थ्री डी ठोस वस्तुओं को बनाया जाता है, ये कह रहा है। ब्लॉकचेन है या थ्री डी प्रिंटिंग है या ए और बी दोनों है या नन ऑफ दिस। इसमें सही उत्तर होगा आपका थ्री डी प्रिंटिंग। अब एक बात समझो, ये थ्री डी प्रिंटिंग होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। थ्री डी, जस्ट वेट अ मिनट। थ्री डी प्रिंटिंग, ठीक है, ये क्या है? दरअसल थ्री डी प्रिंटिंग एक विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक विनिर्माण की प्रक्रिया है जो क्या करती है, जो डिजिटल मॉडल से त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल, ठीक है, त्रिविमीय ठोस वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठोस वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब एक बात आप ये समझिए, आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो थ्री डी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, त्रिविमीय ठोस वस्तुएं बनाते हैं, इनको बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है? थ्री डी वस्तुएं बनाने के लिए हमें किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहोगे सीएडी। सीएडी बोले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि जो थ्री डी प्रिंटिंग होती है, थ्री डी प्रिंटिंग में जो इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर होता है, होने वाला प्रिंटर, ये किस तकनीक पर आधारित होता है? किस तकनीक पर आधारित होता है? तो आप बताओगे ये आधारित होता है योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर, ठीक है? योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर यह आधारित होता है। दरअसल इस तकनीक के द्वारा कई सारी परतों को जोड़ के थ्री ऑब्जेक्ट के रूप में उसका निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्री डी प्रिंटिंग होती है, ये उन तकनीकों का वर्णन करती है जो सामग्री की एक नई परत जोड़कर थ्री डी ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करती है। तो यहाँ से आप यही 2 बातें याद रखोगे। सबसे पहली बात क्या है? 3D प्रिंटिंग क्या है? आपसे परिभाषा के एवज में ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताओगे सीएडी। और ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है? कौन-सा प्रोग्राम है जिसकी आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर कौन-सा है? सीडीए है नहीं, एडीए है नहीं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि सीएडी। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? ध्यान दो, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। तो ऐसी स्थिति में रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? नहीं। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो योगात्मक विनिर्माण तकनीक, मैंने अभी आपको बताया था 3D, ठीक है? 3D प्रिंटिंग में। और इसी में मैंने आपको बताया था योगात्मक विनिर्माण तकनीक, और यही है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब आगे आओ। वर्चुअल रियलिटी, क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है? या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, या इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अब आप ऐसे समझो, ये जो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है, इसको कहते हैं आरपीए। इसी का इस्तेमाल किया जाता है
कि व्यावसायिक संचालन में स्वचालन की प्रक्रिया, हाँ, अर्थात मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ये आरपीए होता क्या है? दरअसल इसको समझो पहले। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही समझाता हूँ। यहाँ पर देखो आरपीए, ध्यान दो। ये आरपीए, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोबोटिक्स प्रोसेस प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अच्छा, ये क्या है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अ, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई व्यवसाय है, ठीक है? व्यावसायिक संचालन अगर करना है आपको, इसको मैं कोई आपको व्यावसायिक संचालन करना है, तो व्यावसायिक संचालन के लिए आप आरपीए का इस्तेमाल करोगे, यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? तो इसमें होता क्या है? इसमें होगा जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो दरअसल एक तरह से ये मशीन है। तो इसमें होगा क्या? इसमें जो मानवीय हस्तक्षेप है, मानवीय हस्तक्षेप आप इसको कम करते हो, ठीक है? और क्या होता है? और होता ये है कि आप रोबोट की सहायता से व्यवसाय को व्यवसाय को स्वचालित या संचालित करते हो, संचालित करते हो, ठीक है? तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कहलाती है आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है? अच्छा, अब एक इसमें शब्द आया रोबोटिक्स। ये क्या है? दरअसल रोबोटिक्स एक ऐसी इकाइयाँ होती हैं, रोबोट एक ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो मानवीय क्रियाओं की नकल करती हैं, कि ये करती हैं नकल, ठीक है? अब जब मानवीय क्रियाओं की नकल करती हैं, तो इनमें कई सारे चरण होते हैं। तो हम आपसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के कार्यान्वयन के चरण कौन-कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके चरण आपसे पूछे जाते हैं। आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के चरण। कौन-कौन से चरण हैं? तो सबसे पहले आप बताओगे प्लानिंग, फिर आप बताओगे डेवलपमेंट, फिर आप बताओगे टेस्टिंग, ठीक है? और इसके बाद टेस्टिंग के बाद आप बताओगे सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ठीक? सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो ये आरपीए से संबंधित आप बातें इतनी याद रखो। जरा वापस क्वेश्चन में आओ। क्या कह रहा है कि मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन कार्यान्वयन पद्धति का चरण है? तो मैंने चरण आपको बताए थे, कौन से बताए थे? प्लानिंग बताया था, फिर इसके बाद डेवलपमेंट बताया था, फिर इसके बाद टेस्टिंग बताया था, और इसके बाद मैंने बताया था सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो इसका प्लानिंग भी है, डेवलपमेंट भी है, टेस्टिंग भी है, ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है? तो ये रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन की कार्यान्वयन के पद्धति के चरण है, ठीक? नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसी में अभी नेक्स्ट मत देखो, इसी में वापस आओ इस क्वेश्चन में वापस आने पे ये एक वर्चुअल रियलिटी ये मिला आपको। ये वर्चुअल रियलिटी क्या होता है पता है आपको? आओ जरा समझते हैं। वर्चुअल रियलिटी, इसको मैं पहले इरेज कर दूं, ठीक? यहाँ पर देखो, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? दरअसल वर्चुअल मतलब आभासी और रियलिटी मतलब वास्तविक लगना। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी परिस्थितियां जो वास्तविक लगे, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि यह एक कॉन्सेप्ट होता है। यह एक कॉन्सेप्ट है क्या? कैसा कॉन्सेप्ट है? जिसका प्रयोग हम यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका प्रयोग हम काल्पनिक दुनिया को काल्पनिक दुनिया को बनाने के लिए करते हैं, बनाने के लिए करते हैं। बात समझ पाए? और कैसे बनाएँगे? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो हम आम तौर पर कंप्यूटर के माध्यम से बनाते हैं। यह प्रक्रिया या यह कंप्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाता है या संभव होता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वर्चुअल जो रियलिटी होता है ना, वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई दुनिया होने का एक आभास कराती है। वर्चुअल रियलिटी में अगर पूछा जाए इसके पिता किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे इसके फादर कहा जाता है जारोन लीनियर को, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी।
और वर्चुअल रियलिटी के कई सारे प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी याद रखो, इसके प्रकार कौन-कौन से हैं। जैसे मैं इसका जो डिटेल जैसे इसमें जो प्रकार दिए गए हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको जब डिटेल्ड इसका जो फीचर है वो पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। अब इसके प्रकार जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से देख लो। जैसे मैं कहूँ नॉन इमर्सिव रियलिटी, नॉन इमर्सिव रियलिटी, ठीक है? जैसे इसका एक प्रकार और होता है फुल इमर्सिव रियलिटी, इमर्सिव रियलिटी, ठीक है? जैसे इसका एक प्रकार होता है सहयोगात्मक, ये क्या होता है भई? एक होता है वेब आधारित रियलिटी, एक इसका प्रकार होता है ऑगमेंटेड, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। मैं बात चूँकि ये सिलेबस ही नया है, मैं बात डुएट की कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है? तो अभी तक जिन भी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन्स मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, छूटे मत। तो वर्चुअल रियलिटी के पिता कौन है? जॉर्डन लीनियर, और इसके प्रकार ये हैं, ठीक है? इनके बारे में एक-एक करके मैं टिप्पणी आगे जब थ्योरी क्लास कराऊँगा तब कराऊँगा। तो ये रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? तो वर्चुअल रियलिटी भी आपको पता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? दरअसल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका उपयोग हम काल्पनिक दुनिया को बनाने के लिए करते हैं। आम तौर पर कंप्यूटर के माध्यम से ये संभव हो पाता है, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी में, और वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर के द्वारा जो बनाई गई दुनिया होती है, उसका हमें केवल और केवल आभास होता है, कुछ समय के लिए। वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। कई सारे आपने वीडियो गेम्स देखे होंगे जो वर्चुअल रियलिटी पर आधारित होते हैं, ठीक है? हाँ, तो और इसके पिता कौन होते हैं? जारून लेनी। अच्छा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में आपने क्या पढ़ा? तो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यावसायिक संचालन में हम मानवों को धीरे-धीरे कम करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल मानवीय हस्तक्षेप को इंडस्ट्रीज में कम किया जा रहा है। वहाँ रोबोटिक्स के माध्यम से काम चलाया जा रहा है ना? तो हाँ, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, आप इसको भी ध्यान रखो। इसके चरण कौन-कौन से होते हैं, आप उसको भी ध्यान रखो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन ये सभी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग आदि जैसे कार्य किस सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जा सकते हैं? तो ये कार्य किस सॉफ्टवेयर की सहायता से करते हैं? पीएआर है, आरपीए है, यही सही है। आरपीए किसे कहा जाता है? आरपीए हम कहते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को, ठीक है? इसके कौन-कौन से कार्य हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीए मैंने क्या बोला? मैंने बोला रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ठीक है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, इसके कार्य क्या होते हैं? कौन-कौन से ये कार्य करता है? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किन-किन कार्यों को अंजाम दिया जाता है? तो जैसे सबसे पहला रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से ये मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मानवीय संसाधन के रूप में भी काम करता है। तो क्या है ये? ये है एक मानवीय संसाधन, ठीक है? अच्छा, मानवीय संसाधन है तो क्या करेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, अकाउंटिंग का काम करेगा, अकाउंटिंग, ठीक है? अकाउंटिंग हो गया, जैसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का काम करता है, जैसे जो मरीज होते हैं, मरीज के पंजीकरण में या फिर उनके बिलिंग में, रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग में आदि कार्य करता है, आदि कार्य करता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये समस्त कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर वापस आओ अपने क्वेश्चन में, कह रहा है कि बिलिंग, पंजीकरण आदि कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे आरपीए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि में साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध और साइबर जासूसी जैसे प्रमुख साइबर खतरों से सूचना और सिस्टम की रक्षा शामिल है। किसमें? साइबर सिक्योरिटी में, रोबोटिक्स में, सिक्योरिटी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? ज़रा समझो इसको। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। दरअसल साइबर खतरे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए साइबर खतरा हुआ, अटैक हुआ, साइबर अटैक, तो इसमें डिवाइस और नेट पर हमला किया जाता है। इसमें डिवाइस नेट पर हमला किया जाता है, ठीक है? और ये जो साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं, इन हमलों को आमतौर पर 3 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। साइबर हमलों की दरअसल 3 श्रेणियाँ होती हैं। जैसे जब भी कभी हमला होगा तो वो गोपनीयता आपकी भंग करेगा,
ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी भंग करेगा, आपका एकीकरण भंग करेगा या फिर आपकी उपलब्धता भंग करेगा। जैसे मैं गोपनीयता की बात करूँ, तो सपोज़ करो ये कोई अवैध व्यक्ति है, ठीक है? ये कोई अवैध व्यक्ति है, अब इसने साइबर अटैक किया, तो आपकी जो जानकारी होगी, आपकी जानकारी या फिर आपका जो डेटा होगा, उससे आप ही एक्सेस नहीं कर पाते हो, एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो एक तरह से आपकी गोपनीयता को इसने भंग कर दिया। बात समझ पा रहे हो? केवल वैध व्यक्ति ही व्यक्तिगत डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस मतलब केवल वैध व्यक्ति ही डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। आपकी एक अवैध व्यक्ति आपकी गोपनीयता को भंग कर सकता है। एकीकरण में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई यही अवैध व्यक्ति है, ये सूचना को इस प्रकार से बदल देगा आपकी, जिसे वैध उपयोगकर्ता भी पहचान नहीं पाएगा। तो एक तरह से जो इंटीग्रिटी है आपकी, वो खत्म हो जाएगी। उपलब्धता में जैसे इस प्रकार से जो साइबर हमले होते हैं, अ, उनका उद्देश्य होता है कि उपयोगकर्ता को अपने स्वयं का डेटा एक्सेस करने से रोकना, ठीक है? तो वो अपने डेटा के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो गोपनीयता, एकीकरण और उपलब्धता, यानी कि हम कहें तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी, इन पर प्रहार करता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही कह रहा है कि आतंकवाद, साइबर युद्ध, साइबर जासूसी जैसे प्रमुख साइबर खतरों से सूचना और सिस्टम की रक्षा करना, ये शामिल किसमें होता है? ये शामिल होता है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है? नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है आईटी सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि पीसी को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आप जब अपने पर्सनल कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हो तो क्या-क्या करते हो? बस वही पूछा है आपसे। जैसे पीसी को जब साइबर अपराध से सुरक्षित रखना होता है, सुरक्षित रखोगे, तो आप कौन-कौन से कदम उठाओगे? यही पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप जो फायरवॉल है, फायरवॉल को इनेबल करोगे, ठीक है? दूसरा, आप और क्या करोगे? आप अपने पीसी को लगातार अपडेट करोगे, ठीक? और क्या करोगे आप? जो ब्राउज़र सेटिंग है, ब्राउज़र सेटिंग को समायोजित करोगे, ठीक है? और क्या करोगे? चौथा, जैसे जो आपके अपने पीसी होता है ना, वहाँ पर जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। साथ ही साथ और क्या-क्या करोगे? जैसे आप अपने सिस्टम में पासवर्ड का इस्तेमाल करोगे, पासवर्ड का उपयोग करना या फिर आप जो डेटा है, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, जो डेटा को एन्क्रिप्ट करना। तो ये सारे के सारे कदम आप उठा सकते हो अपने पीसी को सुरक्षित करने के लिए साइबर अपराध से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा आपका फायरवॉल को इनेबल आप करोगे, पीसी को लगातार अपडेट करोगे, ब्राउज़र सेटिंग को समायोजित करोगे, डेटा को एन्क्रिप्ट करोगे, पासवर्ड का उपयोग करोगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करोगे। तो ये सारे के सारे आपके सही हो जाएँगे, ठीक है? चौथे का 8वें का चौथा, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9वां निम्नलिखित में से कौन-सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम नहीं है भई, गूगल भी नहीं है तो सर्च इंजन है, ये भी नहीं है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा नॉर्टन। अब इसमें आपसे देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, इनके एज़ इट इज़ नाम आपको याद करने हैं। एंटीवायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक? जैसे सबसे पहला यही उठा लो नॉर्टन, नॉर्टन। जैसे मैं बोलूँ बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर और मैकएफे, है ना? और चौथा और कौन-सा हो सकता है? बताओ एवीजी हो सकता है, ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 5वां एक और नाम मैंने पढ़ा था कैस्पर स्काई, कैस्पर स्काई, ठीक है? और कौन-सा है? नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, एमसीएफए और एवीजी, कैस्पर स्काई, सिमेंटेक, टीएसी, ठीक है? ये छठा और कौन है? जैसे मैं कहूँ एवीएएसटी, ये सारे के सारे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नॉर्टन, बिट डिफेंडर, एमसीएफए, एवीजी, कैस्पर स्काई, सिमेंटेक या एवीएएसटी, ठीक है? तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इन्हीं में से एक नॉर्टन है, तो जो आपका ये वाला सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी डिजाइन को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की एक अवधारणा है? ध्यान दो, कह रहा है कि कौन सी डिवाइस निम्नलिखित में से कौन किसी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ोगे तो आई हो गया, कोई डिवाइस है, डिवाइस का मतलब कोई चीज हो गई, चीज का मतलब कोई थिंग हो गई, इंटरनेट को जोड़ना किससे, डिवाइस से, इंटरनेट की वो चीज हो जाएगी, आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक, यही वाला सही हो जाएगा दूसरा, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप कह सकते हो कि किसी भी डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की अवधारणा क्या कहलाती है? आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साइबर सिक्योरिटी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अपराध किया जाता है, गोपनीयता भंग की जाती है आपकी, नेटवर्क्स होते नहीं है, ये तो जोड़ता है ना चीजों को। लेकिन हाँ, डिवाइसेस को जोड़ना ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आईओटी का प्रयोग किया जाता है? तो आईओटी का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? जैसे स्मार्ट घर में, स्मार्ट टीवी में, औद्योगिक इंटरनेट में, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12वां, आईओटी जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मध्य की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान दो, आईओटी क्या करता है? जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मध्य व्यावसायिक निर्णय की सुविधा प्रदान करता है, ना लेन देन की सुविधा, ये भी नहीं है, बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करता है, यही सही होगा। आईओटी से आईओटी जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मध्य बेहतर संचार की सुविधा, बेहतर संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए ये डेटा लिखा है, डेटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिर से समझो, यह उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डेटा के बड़े सेट यानी कि बिग डेटा की बात हो रही है, डेटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाती है। ठीक है, अब एक बात समझो, बिग डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? दरअसल जब बिग डेटा होगा तो संगठन को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने की ये जानकारी देता है, या संगठन को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में के ये सक्षम बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि संगठन को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने के सक्षम बनाता है, निर्णय लेना, या फिर भविष्य की भविष्यवाणी करना, बिग डेटा एनालिटिक्स है। या फिर इसका और उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे अ, संगठन को या संगठन में उपयोग किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले डेटा के रूप में अपडेट डेटा के रूप में अपडेट करने में सहायक है, करने में सहायक है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स कई प्रकार से काम करता है। जैसे आप बिग डेटा एनालिटिक्स में आपने एक बेहतर एग्जांपल देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट का आप इस्तेमाल करते हो, अमेज़न का आप इस्तेमाल करते हो। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ये बड़ी-बड़ी जो ऑनलाइन वेबसाइट कंपनियाँ हैं, अगर इनको ग्राहकों के बारे में जानकारी चाहिए, तो फिर ये फेसबुक और जीमेल के डेटा का इस्तेमाल करती हैं। आम तौर पर इनका टाई अप रहता है। जैसे आपने कभी-कभी अपने मोबाइल में ये फ़ील किया है कि आपने किसी ऐड को गलती से या फिर जानबूझ के सर्च किया हो या उस पर क्लिक किया हो, तो देखा है आप जब भी स्क्रॉल करते हो तो वही ऐड बार-बार आपके आस-पास भटकता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो कभी सोचा है इस बारे में? तो ये जो फ्लिपकार्ट होती है ना, ई-कॉमर्स कंपनियाँ, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियाँ होती हैं, ये जो बड़ी ऑनलाइन व्यापार वेबसाइट अ, होती हैं, ये जो ग्राहकों की जानकारी है, या ग्राहक को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम किस प्रकार से ग्राहक तक अपने ऐड को पहुँचाएँ, तो उससे संबंधित जानकारियाँ ये फेसबुक और जीमेल से प्राप्त करती हैं। ठीक है? तो इसका ये एक बड़ा बड़ा एग्ज़ाम्पल है। हाँ, तो आपकी जो भी जानकारी है, वो आपकी सेफ नहीं है, इससे यही पता चलता है। ठीक है? तो ख़ैर आइए क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह उपयोगी जानकारी है जो सर्च करने के लिए डेटा के बड़े सेट को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। आंसर होगा बिग डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट देखो, बिग डेटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि डेटा को किस गति से संसाधित करने की आवश्यकता है? बिग डेटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि डेटा को
किस गति से संसाधित करने की आवश्यकता है? तो किस विधि से मापा जाता है? वैरायटी, क्या ये है? वैरायटी में तो विविधता होती है। जैसे हम बात करें डेटा किन रूपों से प्राप्त होता है आपको, उसमें आती है वैरायटी। जैसे आपने डेटा प्राप्त किया स्प्रेडशीट के रूप में, ईमेल, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, तो यहाँ पर वैरायटी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मापा जाता है कि डेटा किस गति से संसाधित होता है। ये गलत है। वॉल्यूम में आओ, वॉल्यूम क्या कहता है? वॉल्यूम दरअसल बात करता है डेटा की स्टोरेज क्षमता के बारे में। जैसे अगर टेक्स्ट फाइल है तो केबी में होती है, ठीक है? अगर साउंड कोई आपने सेंड किया तो वो एमबी, जैसे वीडियो को जीबी आदि से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम में भी नहीं होगा। वॉल्यूम कुल मिला के काम करता है कि डेटा की स्टोरेज क्षमता को बताता है। अच्छा, वेलोसिटी में आओ, तो वेलोसिटी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है? क्योंकि डेटा की को किस गति से संसाधित करना है, इसके बारे में जानकारी कौन देता है? यही वेलोसिटी, ठीक है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की या अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की, तो आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कवर करवाया है। साथ ही साथ अगर इनकी पीडीएफ को आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इसमें मैंने संपूर्ण लगभग करंट अफेयर्स या फिर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके है, सबको मैंने कवर किया है। साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या बीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए। कंप्यूटर की क्लासेस या कंप्यूटर की जो क्विज़ हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए यूपी ट्रिपल एससी से जो परीक्षा होने वाली है, उसमें वीपीओ के जो 65 अंक आने हैं, उसकी भी क्विज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इनको आप कवर कर सकते हो। उत्तर प्रदेश की स्पेशली अगर आपको योजनाएँ पढ़नी है, तो फिर आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। इन सब की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में वापस आओ। निम्नलिखित में से कौन से बिग डेटा के अनुप्रयोग हैं? बिग डेटा के अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं? कहाँ-कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है? तो बिग डेटा का आमतौर पर जो अनुप्रयोग है, जो इस्तेमाल किया जाता है, बिग डेटा के बिग डेटा के अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे शिक्षा में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ और कहाँ पर किया जाता है? बैंकिंग में, इसके अलावा हेल्थ केयर में, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट, तो कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट भी सही है, बैंकिंग भी सही है, हेल्थ केयर भी सही है, सारे के सारे सही हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में का विश्लेषण उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, कार्यक्षमता और समय धन की बचत करता है, बचत करने में सहायक होता है। कौन है ये? फिर से समझो, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में आईओटी का विश्लेषण, आईओटी तो है नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ये तो गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में क्लाउड कंप्यूटिंग से आशय होता है नेटवर्क से, ठीक है? इसका आशय नेटवर्क से होता है, तो ये भी गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में विश्लेषण उत्पाद की गुणवत्ता, कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है। बिग डेटा, हाँ, यही सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में कौन सा शब्द नेटवर्क या इंटरनेट को संदर्भित करता है? तो कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग तो नहीं है, कंप्यूटिंग तो कंप्यूटर से, क्लाउड कंप्यूटिंग यही सही है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? इसमें क्लाउड जो शब्द है, वो नेटवर्क को संदर्भित करता है या इंटरनेट को संदर्भित करता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये होता क्या है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लाउड। और अब समझो ये होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या होता है? दरअसल यह एक यह एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है। यह एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है? इसमें यूज़र अपना डेटा यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर के कंप्यूटर के ड्राइव के साथ-साथ इंटरनेट पर भी सुरक्षित रखता है, पर भी सुरक्षित रखता है। अच्छा, ये क्यों रखता है? ताकि भविष्य में यूज़र का अगर कोई डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, तो डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से कवर किया जा सके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? दरअसल एक तरह से इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग प्रणाली है, जिसमें यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर के साथ-साथ कंप्यूटर में तो रखता ही है, ड्राइव में,
उसके साथ-साथ वो इंटरनेट पर भी रखता है, ताकि अगर इंटरनेट सॉरी उसका कंप्यूटर अगर डैमेज हो जाता है किसी प्रकार से, तो वो अपना डेटा वहाँ से कवर कर सकता है। तो कंप्यूटर में ये जो क्लाउड शब्द है, ये किसको डिनोट करता है? ये दरअसल डिनोट करता है नेटवर्क और इंटरनेट को, ठीक है? नेटवर्क या फिर इंटरनेट के लिए ये संदर्भित है। तो ध्यान रखिएगा, जब अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाए तो इसका सीधा-सा अर्थ होता है कि ऐसी कंप्यूटिंग प्रणाली जो नेटवर्क पर आधारित हो, यानी व्यक्ति अपना डेटा हाँ, नेट पर इंटरनेट पर रख सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यही सही है, दूसरा। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन ये भी गलत है, नोबल ये भी गलत है, ठीक है? और ये जो प्रणाली है एनईएफटी इस प्रणाली के माध्यम से धन हस्तांतरण किया जाता है और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, हालाँकि मैं इसको इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। ये कब अस्तित्व में आया था? कितना रुपया इससे आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो? ठीक है? क्वेश्चन आपसे ये सिंपल सा पूछा जाता है कि आरबीआई के द्वारा क्या इस पर कोई गाइडलाइन लगाई गई है, कोई सीमा लगाई गई है रुपए हस्तांतरण में या हम कहें धन हस्तांतरण में आरबीआई के द्वारा क्या कोई सीमा लगाई गई है? तो आप बताओगे नो लिमिट, ठीक है? कोई सीमा नहीं लगाई गई है धन के हस्तांतरण में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 इस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एक क्रॉस सेटलमेंट आधार पर होता है। तो कौन सी व्यवस्था है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में जो फंड का ट्रांसफर होता है वो वास्तविक समय में होता है और साथ ही साथ एक ग्रॉस सेटलमेंट के आधार पर होता है? क्या एनईएफटी है? क्या आरटीजीएस है? ये गलत है। आरटीजीएस है या फिर नन ऑफ दिस? तो यही है सही, आरटीजीएस। आरटीजीएस को कहते हैं रियल टाइम, आप ऐसे समझो, आरटीजीएस इसे कहा जाता है रियल टाइम ग्रास ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत, ठीक है? तो इनको आप हल्के मत लीजिए और ये टॉपिक है एक आपका नया डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, वहाँ पर ये सारे के सारे आप पढ़ोगे। तो आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? इसका पूरा नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ, इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम ट्रांज़ैक्शन आप कितना कर सकते हो? ट्रांज़ैक्शन की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो आप बताओगे 2 लाख रुपए, ठीक है? आरटीजीएस से ट्रांज़ैक्शन की जो न्यूनतम सीमा है वो 2 लाख रुपए है, ठीक? और जो आप पढ़ोगे ना, जब मैं डिटेल में इसकी क्लास इसकी थ्योरी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर कई सारे आप डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ोगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ, कौन-कौन से पढ़ोगे? जैसे आईएमपीएस का नाम आपने सुना होगा, है ना? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके बारे में आप पढ़ोगे। आरटीजीएस ये कब आया, कब अस्तित्व में रहा और किन-किन परिस्थितियों में यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे एनईएफटी आपने अभी पीछे पढ़ा था। जैसे और मैं बात करूँ ऑनलाइन पेमेंट जैसे एनईएफटी हो गया, जैसे अ, पेटीएम, है ना? तो इनके सब के बारे में, ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं, इनके सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरटीजीएस। नेक्स्ट देखो, आरटीजीएस द्वारा ट्रांज़ैक्शन के लिए न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित है? न्यूनतम सीमा है 2 लाख रुपए। 21 देखो, सर्विस सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध कौन-सी सर्विस रहती है? कौन-सी सर्विस सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहती है? तो आप क्या बताओगे? सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहती है आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस थोड़ा-सा इसमें आप इसके बारे में जानो। इसका पूरा नाम एक तो आपको पता होना चाहिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है? और साथ ही साथ ये क्या है? ये एक बैंकिंग पेमेंट सर्विस है, आईएमपीएस, और इसके अंतर्गत जो वास्तविक समय में पैसे होते हैं, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम भेज सकते हैं। और आम तौर पर जो आरटीजीएस था, आरटीजीएस और ये जो आपका एनईएफटी था, ठीक? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी। एनईएफटी बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इनसे जब आप पैसा भेजते हो ना, तो थोड़ा बहुत समय लगता है।
लेकिन जब आप आईएमपीएस से पैसे भेजते हो, तो फिर पैसा तुरंत जाता है। आईएमपीएस की एक खास बात ये होती है कि ये 24/7 काम करता है। 24 घंटे, सातों दिन काम करता है, ठीक है? जबकि इनका एक निश्चित फिक्स टाइम होता है। आरबीआई ने कहा है कि आप इस टाइम तक शाम को 7 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, इसके बाद आपसे पेमेंट नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ, तो खैर इनके सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो ये तो हो गया 21 का दूसरा। निम्नलिखित में से कौन-सा 11 अंकों का कोड है जो आरबीआई के द्वारा बैंक की प्रत्येक ब्रांच को दिया जाता है? क्या एमएमआईडी है, आईएफसी है या आईएफसीएस है? आईएफसीएस या नन ऑफ दीज़ है? ये शायद टाइपिंग एरर है, आईएफएससी होना चाहिए, है ना? ये कर लो आप, आईएफसीएस की जगह शायद टाइपिंग एरर होगी। अच्छा, अब ये देखो आईएफएससी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आईएफएससी। आईएफएससी क्या है? इसे कहते हैं इंडियन इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। सिस्टम कोड आईएफएससी को कहा जाता है। इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड आईएफएससी। अच्छा, ये क्या होता है? ये दरअसल आरबीआई के द्वारा दिया जाता है प्रत्येक ब्रांच को। तो ये प्रत्येक ब्रांच का अपना एक कोड होता है। वही कहा है, आरबीआई के द्वारा बैंकों की प्रत्येक ब्रांच को दिया जाता है। ठीक है? और इस कोड को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो कोड होते हैं ना, उसमें 11 कैरेक्टर होते हैं। 11 अंक नहीं होते हैं, 11 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ कैरेक्टर लिख लो। अच्छा, ये जो 11 कैरेक्टर होते हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। मान लीजिए ये 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये है। इसमें जो शुरुआत के जो 4 होते हैं, वो अलग नाम से होते हैं। आपका अकाउंट जो होगा पासबुक में देखिए वहाँ पर आईएफएससी कोड दिया होगा। तो ये जो 4 है ना, ये बैंक का नाम होते हैं। ये आम तौर पर 0 होता है। ठीक है? इसके बाद जो बचे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 हो गए, 12 हटाओ 11 है। तो ये जो बाद के 6 बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आमतौर पर ब्रांच का कोड होते हैं। ठीक है? तो खैर हाँ, 11 अंकों का कौन-सा है? आईएफएससी कोड। ठीक, अच्छा एक प्रश्न और आया, एक ऑप्शन एमएमआईडी क्या होता है? ये आपको रटने पड़ेंगे, ये एमएमआईडी कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये आपको रटने पड़ेंगे। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और इसमें भी कोड होता है, पता है? इसमें 7 डिजिट का कोड होता है। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये जो 7 डिजिट का कोड होता है, इसके जो पहले 4 होते हैं, पहले 4 अंक, ये क्या डिनोट करते हैं? ये क्या किसकी पहचान बताते हैं? ये किसकी पहचान बताते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा आईएफएससी। ठीक है? नेक्स्ट देखो। कौन सा सिस्टम आर्थिक लेन-देन के प्रोसेसिंग का एक इंटरनेट आधारित तरीका है? बताओ भई। डिजिटल फाइनेंशियल टूल का ये भी क्वेश्चन है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल का कौन सा है जो आर्थिक लेन-देन की प्रोसेसिंग का एक इंटरनेट आधारित तरीका है? तो यही है ऑनलाइन बिल पेमेंट, इसी से करते हैं, है ना? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किया जाता है डिजिटल गेमिंग में, शिक्षा में, रोबोटिक्स में और सभी में। अच्छा, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो जैसे जो जब आप शॉपिंग करते हो ना, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब आप सैन्य प्रशिक्षण ले रहे होते हो, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, इसका प्रयोग डिजिटल गेमिंग में किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है? डिज़ाइन में, रोबोटिक्स में या फिर चिकित्सा में। तो कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग होता है? तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं और भी कई सारे क्षेत्र हैं। हाँ, तो ये आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है नंबर है 25 मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता विकास को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? मानवीय तरीके से अगर कोई सोच रहा है, लेकिन वो मानव नहीं है, तो फिर उसके पास इंटेलिजेंस तो है, लेकिन कैसी है? काल्पनिक सॉरी आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अ, कृत्रिम है, हाँ, ठीक है। उसके पास इंटेलिजेंस यानी उसके पास बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन कैसी है? कृत्रिम है ना? अच्छा, अब यहाँ से एक बात और समझो। यहाँ आपसे पूछता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका पिता किसे कहा जाता है? मैं एआई की बात कर रहा हूँ।
एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसका पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। कई किताबों में जॉन मैकार्थो भी लिखा होता है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जॉन मैकार्थो। तो अब एक बात समझो, एआई का पिता। अच्छा, एआई के कहाँ-कहाँ प्रयोग होते हैं? अगर आपसे ये पूछते, एआई का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जैसे एआई का इस्तेमाल किया जाता है चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में। एआई का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग में, है ना? एआई का इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग में, एआई का इस्तेमाल किया जाता है रोबोट इंडस्ट्री में, ठीक? और एआई के लाभ क्या हैं? अगर हम लाभ की बात करें, तो जब आप एआई का इस्तेमाल करते हो, तो आपसे त्रुटियाँ कम होती हैं। त्रुटियाँ कम होती हैं, जैसे मुझसे त्रुटियाँ काफ़ी हो जाती हैं। मुझसे बोलने में कई बार त्रुटियाँ हो जाती हैं। लिखा कुछ है, मैं बोल कुछ जाता हूँ, ठीक है? तो ह्यूमन एरर है, वो उतना मायने नहीं रखता है। मानव हो, तो आप गलतियाँ करोगे, ठीक है? और साथ ही साथ एआई का जब आप इस्तेमाल करते हो, तो आप तेज़ निर्णय ले पाते हो। आपके निर्णय तेज़ होते हैं। आपके नहीं, मतलब एआई जो भी आपकी मशीन होगी, वो तेज़ निर्णय ले पाती है। और जब भी कोई मशीन काम करेगी, तो वो बिना ब्रेक के काम करती है। बिना ब्रेक के कार्य होता है उससे, ठीक है? आप बार-बार चाय पियोगे, उठ के इधर-उधर टहलोगे, ठीक है? आप भावना पर काम करते हो, जब मशीन काम करती है तो वो भावना रहित होती है। आप समझ पा रहे हो? तो ये कई सारी लाभ हैं, कई सारे लाभ हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो जिसमें सबसे जो खास लाभ है वो त्रुटियाँ कम होती हैं, ठीक है? त्रुटियाँ आपसे भी होती हैं, त्रुटियाँ मुझसे भी कई बार त्रुटियाँ हुई हैं। मैंने आपके वीडियो में ही कई बार त्रुटियाँ करी हैं, जैसे मुझे कुछ लिखा कुछ है और मैंने पढ़ा कुछ दिया है, तो वो त्रुटियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करते हो, मशीन का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, ठीक? अब आओ आगे। अच्छा, एआई की हानियाँ क्या हैं? हानियाँ क्या हैं? तो एक बात समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हानियाँ क्या हो सकती हैं? इसकी जो लागत है, वो लागत उच्च होती है, जिसे सब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जब आप एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो फिर आप कई सारे लोगों को बेरोज़गार कर देते हो, है ना? या आप जब एआई का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हो, तो आपकी जो मशीनों पर निर्भरता है, मशीनों पर निर्भरता वो ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, ठीक है? तो ये कुछ हानियाँ हैं, ये कुछ लाभ हैं। और एआई के यहाँ-यहाँ आपके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बैंकिंग में, रोबोट इंडस्ट्री में, व्यापार में, गेमिंग में। तो ये बातें आप ध्यान रखो। और क्वेश्चन नंबर 25 में वही कहा गया है कि मानवीय गुणों के अनुरूप सोचता है जो, समझता है जो, तर्क कर सकता है, तर्क करने की क्षमता होती है, ठीक है? लेकिन एआई यानी मशीन और ह्यूमन को एक ही चीज़ अलग करती है, वो होती है भावना। उसमें भावना रहित होती है, ठीक है? और सोचने-समझने की शक्ति होती है उसके पास। सोच भी लेती है, कैलकुलेशंस भी कर लेती है, लेकिन भावनाएँ नहीं होती हैं। और एक एक सीमा से ज़्यादा सोच भी नहीं पाती है, ठीक है? उससे तेज़ निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे जब कभी आप कंप्यूटर के साथ जब आप चेस खेलते हो ना, तो देखा है आपने कि आप सोचते हो कि कौन-सा घोड़ा किस चाल की तरफ चलेगा और किधर चलेगा। ढाई कदम चलेगा तो दाएँ से भगाएँ या फिर बाएँ से भगाएँ, लेकिन वो नहीं सोचता है ज़्यादा। आपने इधर से चल दिया तो फिर वो जो कंप्यूटर होता है वो भड़ाम से चल देता है उधर से, ठीक है? तो तेज़ निर्णय लेता है ये, बिना ब्रेक के काम भी कर सकता है, तो कई सारी इसकी खूबियाँ हैं। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया? क्वेश्चन नंबर में आ जाओ 26 में। निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स मैकार्थो, जॉन मैकार्थी, यही सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है? बताओ भई, चिकित्सा में भी करते हैं, गेमिंग में भी करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन में भी करते हैं, ये सारे के सारे सही हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। यह एक सोशल नेटवर्क है जहां सामान्य इंटरेस्ट वाले व्यक्ति मोबाइल फोन या टैबलेट का उपयोग करते हुए कनेक्ट रहते हैं। बताइए, इसे सोशल नेटवर्क कहते हैं, इसे मोबाइल सोशल नेटवर्क कहते हैं, इसे मोबाइल नेटवर्क कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा सही होगा इसका? इसे कहा जाता है मोबाइल नेटवर्क। अच्छा, अब मोबाइल नेटवर्क क्या है? आओ समझते हैं इसको। दरअसल आजकल जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये सबके हाथों में है। तो वर्तमान में जो नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दो, उस नेटवर्क का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से करते हैं? सबसे ज़्यादा करते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल नेटवर्क एक स्थापित होता है, ठीक है? और इस स्थिति में एक स्थापित होता है मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल नेटवर्क क्या है वास्तव में? वास्तव में ये एक सोशल नेटवर्क है, जहाँ पर सामान्य इंटरेस्ट से मेरा आशय है कि सेम जिनकी
जिनकी लोलुपता होती है या जिस फील्ड में वो समान रूप से बात करना चाहें, ठीक है? तो समान इंटरेस्ट वाले या ऐसे व्यक्ति जो समान हित देखते हों अपना, तो वो व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो इसे ही कहा जाता है मोबाइल नेटवर्क, ठीक है? तो आप क्वेश्चन में वापस आओ। ये एक सोशल नेटवर्क है, जहाँ सामान्य हित वाले व्यक्ति मोबाइल फ़ोन या टैबलेट का उपयोग करते हुए कनेक्ट रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मोबाइल नेटवर्क, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन-सी मोबाइल सोशल नेटवर्किंग साइट है? ट्विटर भी है, मोबाइल सोशल नेटवर्किंग साइट, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 आर्थिक लेन-देन का एक अस्थिर डिजिटल बही खाता है, क्या है ये? सोशल मोबाइल है? नहीं, ये गलत है। ब्लॉकचेन लेज़र है? ये भी गलत है, ब्लॉकचेन है। तो इसमें समझो ज़रा ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन क्या होता है? दरअसल यह एक आर्थिक लेन-देन का अ, आर्थिक लेन-देन का एक डिजिटल बही खाता होता है, बही खाता होता है। तो एक तरह से आर्थिक लेन-देन का बही खाता है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि वित्तीय लेन-देन होता है क्या? बिल्कुल होगा जब आर्थिक लेन-देन हो रहा है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जिसे न केवल न केवल वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ध्यान दें, रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका प्रोग्राम या इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो एक बात आप यहाँ से याद रखो, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक आर्थिक लेन-देन का एक डिजिटल बही खाता होता है, जिसमें वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड को हम सुरक्षित रखते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है? दरअसल इसमें जो डिजिटल सामान होते हैं, वो तेज़ी से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो आर्थिक लेन-देन का एक डिजिटल बही खाता क्या है? तो आप बताओगे ब्लॉकचेन है, ठीक है? दरअसल इसमें आमतौर पर जो मध्यस्थ होते हैं ना, जैसे मान लीजिए बैंक है या फिर सरकार है, इनकी उपस्थिति के बिना हम संपत्ति को सुरक्षित ट्रांसफ़र कर पाते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, ठीक है? तो इसमें मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊँगा आपको ब्लॉकचेन वगैरह इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊँगा जब मैं इसकी डिटेल क्लास करा रहा हूँगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 देखो, डिजिटल सामानों का तेज़ी से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पीयर टू पीयर ट्रांसफर प्रदान करती है, जिसमें धन और बौद्धिक संपदा भी शामिल होते हैं। कैसे? कौन करता है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो करती नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम होता है सोचना, कृत्रिम रूप से, ठीक है? तो ये तो गलत हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से सीधा-सा आप समझो, ये जो क्लाउड है, ये नेटवर्क की बात करता है, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। आपसे कह रहा है कि डिजिटल सामानों का तेज़ और सुरक्षित पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर करना, ये काम किसका होता है? ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम होता है। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकिंग में, बीमा में भी करते हैं। आप ऐसे समझो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है? और डेटा के प्रबंधन में डेटा के प्रबंधन में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बैंकिंग में या फिर हम कहें बीमा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं साइबर सुरक्षा में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्लाउड स्टोरेज में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ई-गवर्नेंस में, इसका हम करते हैं इस्तेमाल ई-वोटिंग में। तो कई सारे जगहें हैं जहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ये सारे, ठीक? हाँ, चौथा। नेक्स्ट देखो, एक ऐसा शब्द जो पैसे के प्रबंधन से संबंधित है। पैसों के प्रबंधन से संबंधित क्या है? पैसों के प्रबंधन से संबंधित है डिजिटल टूल या फाइनेंशियल टूल, यही होगा, दूसरा वाला, है ना? नेक्स्ट देखो, 34 निम्नलिखित में से कौन-सा डिजिटल वित्तीय टूल है? बताओ भाई। डिजिटल वित्तीय टूल मैंने अभी आपको बताए थे बहुत सारे कि जैसे डिजिटल वित्तीय टूल जैसे एटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स हो गई। ये सारे के सारे तो डिजिटल वित्तीय टूल हैं, जैसे यूपीआई हो गया, है ना?
एईपीएस हो गया, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इसको, यूनिफाइड, इसे एनपीसीआई ने तैयार किया था, है ना? और एईपीएस क्या होता है? आधार इनेबल्ड, पीएस मतलब पेमेंट सर्विस, सॉरी पेमेंट सिस्टम होता है ये, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, सर्विस नहीं होता है, SYSTEM सिस्टम। इनके पूरे नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल का जो आपका चैप्टर है ना, वहां से क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, जैसे यूएसएसटी, ये भी एक डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। इसे कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड, एस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। कब आया ये अस्तित्व में, कौन इसको ऑपरेट करता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सभी है, इसका उत्तर होगा सब। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। ये एक पासवर्ड है जिसे एसएमएस या ईमेल द्वारा यूजर के फोन पर भेजा जाता है। ओपीटी नहीं होता है, ओटीपी होता है। आप भी जब कभी बैंकिंग आपका जो, मान लीजिए कोई आपको पेमेंट करनी है यूपीएससी की, ठीक है, मान लो वीपीओ का चालू हो गया मीन्स, अब आपको आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट में आपका एक ऑप्शन आता है, आपको वो भेजा जाता है एक मैसेज, उसमें ओटीपी होता है कि आप इस समय तक डाल दीजिए, नहीं तो फिर ये आपका जो ओटीपी में कोड भेजा गया है वो बेकार हो जाएगा। तो ओटीपी क्या होता है? ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। अगर आपने उतने समय में नहीं डाला तो फिर ये बेकार हो जाएगा, फिर से एक नया ओटीपी आपको जनरेट करना पड़ेगा, है ना? तो ये ओटीपी होता है, यह एक तरह से पासवर्ड ही है जो एसएमएस और ईमेल के द्वारा यूजर के फोन पर भेजा जाता है। ठीक है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये कंप्यूटर का जो नया पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। जैसे नए पाठ्यक्रम में क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में या इन टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज हैं, वो मैं एमसीक्यूज आपको लगातार करवा रहा हूँ। ये इसका पार्ट वन है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अभी ये पहला पार्ट है, इसके अभी कई सारे पार्ट्स आएंगे। मैं लगभग इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।